क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में चलिए देखते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ 1 ए में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 2 और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 3 और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा अनंत। तो हम जानते हैं कि किस 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। इससे हम नोट में ये याद रखें हमेशा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होते हैं। दैट मीन्स इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा मेरा डी। क्या अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या हम जानेंगे थोड़ा। तो अभाज्य संख्या जैसे बोले प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड, व्हाट इज प्राइम नंबर। द नंबर which has only 2 factor or the number which is divided by 1 and itself। सो अगर इस टाइप का कोई नंबर है जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर हो और साथ ही साथ वो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा हो तो वो प्राइम नंबर होगा। तो मेरे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 29 और ऑप्शन नंबर बी 16 और ऑप्शन नंबर सी इज 15 और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 33। अगर यहाँ देखिए सबसे पहले मेरे पास 20 है और ये नंबर 1 से डिवाइड होता और 29। अगर हम इसका फैक्टर करने भी चले तो इसका 2 ही फैक्टर मिलेगा, 1 एंड इटसेल्फ, तो 29। इसके अलावा हम 16 का बात करें, ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से, 4 से, 8 से एंड ये नंबर 16 से भी डिवाइड हो सकता है। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर हो सकता है। सो अगर हम दूसरा देखें तो ये नंबर 15 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, 5 से हो सकता है और ख़ुद 15 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो 15 क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर ये नहीं है। इसके अलावा मेरे पास दूसरा नंबर है, ये 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 33 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ एक ही नंबर है जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है, या एक इसका केवल 2 ही फैक्टर है। इसका सही आंसर हो जाएगा 29। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो 0.3 पर रैंकिंग लिखा हुआ का परिमेय रूप में
सरलतम रूप है। बस ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए 3/10, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऑप्शन बी 2/9 और ऑप्शन सी दिया हुआ है 1/3 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3/5। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसको हम रफली चेक कर सकते हैं भागा दे के बाय ऑप्शन। तो अगर हम 3/10 को डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं 1.3। उसी तरह से अगर हम दूसरे वाले को भी डिवाइड करें 2/9 तो ये हमें मिलेगा 2/9 और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2222 समथिंग। तो हम इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 0.2 पे रैंकिंग। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास ऑप्शन सी में जो दिया हुआ 1/3 और इस पे डिवाइड करते हैं तो ये होगा 0.3333 और आगे जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3। उसके बाद मेरे लास्ट ऑप्शन है मेरे पास 3/5 और इसको डिवाइड करते तो 0.6 आता है। यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है 1/3। 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33, तो हम इसको 3 पे रैंकिंग लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर होने वाला है सही ये। ठीक है, तो ये बाय ऑप्शन बनाए। अगर हम रफली सॉल्व करना चाहें तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अगर 0.3 इसका p/क्यूब फॉर्म क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। तो p/क्यूब हम लिखने के हम टोटल नंबर लिख देते 3 और इसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जिस पे ये रैंकिंग नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेसिमल तो ये यहाँ से डेसिमल उड़ेगा तो यहाँ 1 पे 0 आ जाएगा। उसके बाद ये डेसिमल और रैंकिंग के बीच जितना अंक होगा उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे। यहाँ कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे हम 1 माइनस करेंगे। फाइनली ये क्या हो जाएगा 3/9 और ये कटेगा तो ये आ जाएगा फाइनली 1/3। तो इसका मतलब 1/3 इज़ द करेक्ट आंसर। सो 1/3 इज़ द करेक्ट आंसर इसका है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ये तो रहा तीसरा नंबर था। अब चलिए आगे चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 7 + 3√2। 7 + 3√2 है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए में दिया हुआ है परिमेय संख्या। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अपरिमेय संख्या और ऑप्शन सी दिया हुआ भिन्न संख्या और दिया हुआ है वो है। ठीक है, ये कौन सी संख्या है? तो यहाँ लिखा हुआ परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न या पूर्णांक। तो यहाँ देखिए जरा एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं आपको। एक्सप्लेनेशन 7 + 3√2 ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या हमको जब जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या में निम्न में कौन परिमेय संख्या
है। निम्न में कौन परिमेय संख्या में? ऑप्शन ए दिया हुआ है √5, ऑप्शन बी 2√3, ऑप्शन सी 4 - √5, ऑप्शन डी में दिया हुआ √16। तो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, इनको थोड़ा समझते हैं। रेशनल नंबर है क्या? रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q0 = 0, ये फर्स्ट है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q0 = 0 हो। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा नंबर जिसका पूरा वर्गमूल निकलता हो, वो भी परिमेय संख्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए √5 का तो परिमेय, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकला, दैट मीन्स ये गलत है। यहाँ पे √2 2 तो है, लेकिन ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ 4 - √5 ये परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है, ये हमेशा क्या होगा? अपरिमेय। बचा मेरे पास √16, तो √16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4। √16 को लिख सकते हैं 4। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, √16। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जब 5, 15 और 20 के लॉशो तथा मोशों का अनुपात है। लॉशो तथा मोशों का अनुपात है। ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन ए में दिया है 9:1, and option B 4:3, and option C 11:1, and option D is 12:1। तो इस सवाल को हम रफली को दिखाते हैं। इस सवाल को अगर हम ये सवाल सॉल्व करते तो इसका आंसर क्या आता है? तो सबसे पहले हम 5, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करते। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, एंड इसका हमको एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो 5, 15 और 20 का एचसीएफ, और इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। और इनका रेशियो करना था, एलसीएम रेशियो एचसीएफ। तो यहाँ 60:5, तो ये 1, मतलब 12:1। इससे जो करेक्ट आंसर होगा वो 12:1, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है m+2, ऑप्शन बी 2m+1, और ऑप्शन सी
2m एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में लिखा हुआ 2m माइनस 1। सम संख्या, सम संख्या, तो सम संख्या हम किसे कहते हैं? सम संख्या सबसे पहले इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर हम बोल सकते हैं द नंबर विच इज divided by 2, the number which is divided by 2 is called even number, the number which is divided by 2 is called even number। तो अगर इस नंबर पे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा नहीं, दैट मीन्स ये इवन नंबर नहीं है। इसके बाद इसमें भी डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो ये भी इवन नंबर नहीं है। फाइनली अगर इस नंबर को डिवाइड करते हैं ये 2 से कट जाता है, ठीक है। उसके बाद 2m + 1, 2m - 1, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। जैसे जो करेक्ट आंसर है वो है 2m + 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है यदि P तथा Q, यदि P तथा Q दो आभाज्य संख्याएं हैं, यदि P तथा Q दो आभाज्य संख्याएं हैं तो इनका मोशो है, इनका मोशो है। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 या 2, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1। हमेशा याद रखना प्राइम नंबर में एक ही ऐसा फैक्टर है जो सभी में कॉमन होता है। इसका मतलब ये P भी प्राइम नंबर और Q भी, तो इसमें एक ही फैक्टर है 1 जो सब में कॉमन आने वाला है। इसका मतलब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इनका जो मोशो होने वाला वो क्या होने वाला है? 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। यानी का मतलब है 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या हो सकती है। मुझसे ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 26, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 27 और ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 24।
फाइनली अगर हम इसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो इसको बाय एपी से भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम एपी का मेथड यूज़ करते हैं तो भी इसका आंसर निकल सकता है। तो हम इसे रफली हम एपी के द्वारा आपको दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, इसका जो फर्स्ट टर्म है A1, तो वो 1 है क्योंकि प्राइम एक है जो पहला ओड नंबर है, एंड सेकेंड ओड नंबर A2 इज़ 3, ठीक है। फाइनली हम यहाँ से D निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1, 3 माइनस 1, और ये हो गया 2। और मेरे पास AN भी है, AN मतलब अंतिम पद 49, 0 और 50 के बीच 49 जो इसका अंतिम ओड नंबर है। तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं इसमें कितना टर्म्स हो सकता है, ठीक है। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 49 है बराबर 1 जोड़ N नहीं दिया हुआ है, N ही हमें याद करना है 2। अगर फाइनली इसको हम इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 48 N माइनस 1 इंटू 2, और ये 2 इसको काट देगा तो 24, ठीक है। 24 बराबर N माइनस 1। सो फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो N इज इक्वल टू 25 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला था वो था 25। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या में है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो मेरे से ऑप्शन दिया हुआ है √10, ऑप्शन बी √24, ऑप्शन सी √35 एंड ऑप्शन डी √1 तो यहाँ वो संख्या होगा जिसका पूरा वर्गमूल निकलता होगा। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, फाइनली ये जो है इसका वर्गमूल निकल सकता है। दैट मीन्स ये परिमेय संख्या में है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, क्योंकि इसमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है बोल रहा। बाकी जो संख्या में वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या में, और ये अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इसका ये जो नीचे वाला ऑप्शन है वो चेंज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है √64/81। उसके बाद ऑप्शन 2 √3, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है √21/35, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो ऑप्शन है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी √3 × √2, ठीक है। तो हम जानते हैं अपरिमेय संख्या वो होता है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो। तो इस नंबर का अगर हम करें तो इसका वर्गमूल पॉसिबल हो सकता है। इस नंबर को हम लिख सकते हैं 8/9। ये ऑलरेडी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय होगा और ये भी अपरिमेय होगा। तो फाइनली जो अपरिमेय नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है या होगा? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो मेरे साथ ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए 3/8, ऑप्शन नंबर बी 6/15 और ऑप्शन नंबर सी 29/343 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 17/1536 ठीक है। तो हम जानते हैं कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ हो उसका दशमलव प्रसार तभी शांत हो सकता है जब उसका जो फॉर्म होता है ठीक है, उसका जो फॉर्म हो वो p/q तो हो, ठीक है, और जो q का जो फॉर्म होगा वो 2 या 2n या 5n या 2m × 5n। अगर इस फॉर्म में हो इसका q मतलब हर, अगर हर इस फॉर्म में हो तो इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये 2 के फॉर्म में है तो ये आंसर पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसका हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये नंबर भी शांत हो जाता है। बाकी ये दोनों इस फॉर्म में नहीं आ सकते, दैट मीन्स इसका दशमलव अशांत और आवर्ती है। ये दोनों नंबर जो ये शांत है, ठीक है, इसे दोनों में पॉसिबिलिटी है, दोनों शांत है। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी हो सकती है? तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सही 3/8 होगा, लेकिन इसका ऑप्शन दोनों सही है। तो आपको एक ही लिखना है, तो जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो आपको वही आंसर लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरह से इसको सेटिस्फाइड कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसको काटने के बाद सेटिस्फाइड करता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को बाद में, लेकिन पहला ऑप्शन मेरा यही होना चाहिए 3/8। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, बोला सबसे छोटी आभाज और सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी आभाज और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, ठीक है। सबसे छोटी आभाज और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। तो जब इस टाइप का सवाल हो तो सबसे पहले हम पता करते हैं क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या में क्या है। तो मैं सबसे पहले अपना ऑप्शन दूँ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8 एंड ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर डी इज 4। क्या अब हमें ये पता करना है इसमें सबसे छोटी आभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो हम जानते हैं
कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या ये होता है 4। फाइनली इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो इसका जो गुणनफल होगा सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का, तो वो 2 × 4 हो जाएगा। कहने मतलब ये 8। इसका करेक्ट आंसर होगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मतलब क्वेश्चन 14। ठीक है, अब 14 में देखो क्या लिखा है। दो संख्या a और 18 का लॉसअ 36 तथा मॉसअ, ठीक है, मॉसअ तो दो संख्या a और 18 का लॉसअ 36 तथा मॉसअ 2 है, तो a का मान है। कि मेरे पास ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1। ठीक है, तो हम इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में सबसे पहले देखिए, a और 18 कोई नंबर है और इसका जो एलसीएम है, a और 18 का वो है 36। ठीक है, और इसका जो एचसीएफ है, a और 18 का है 2। तो हम इन दोनों में रिलेशन जानते हैं। क्या होता है कि अगर हम फर्स्ट नंबर और गुना सेकंड नंबर करें तो हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ क्या से a × 18 और 36 × 2। ठीक है, तो ये इसको काट सकता है 2 टाइम से, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 4। तो a का मान जो होने वाला है वो होने वाला है 4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो संख्या a और 18 का लॉसअ 36 है तथा मॉसअ 2 है, तो a का मान क्या हो सकता है। तो यहाँ a बराबर 2, a का ऑप्शन a में दिया हुआ 2, b में 3, c में 4 और d में 1 दिया हुआ। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या, 1 और 18 का एलसीएम 36 और इसका जो एचसीएफ दिया हुआ वो 2 है। तो हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर फर्स्ट दोनों को गुना करें तो इसका एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। फाइनली ये इससे कट जाएगा और ये जितना आने वाला था a बराबर 4 ऑप्शन आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो यहाँ एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। लिखा हुआ एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। 10 मीटर उत्तर जाता है। अब
वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। इस सवाल का ऑप्शन दिया हुआ, तो मैं आपको ऑप्शन पहले दे दूं। ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 34 मीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 17 मीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 26 मीटर। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 28 मीटर। ठीक है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन है। ठीक है, इसका डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो ये इसका डायरेक्शन है। अगर कोई आदमी, ठीक है, ईस्ट एंड ये साउथ है, कोई आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में फाइनली कितना किलोमीटर, यहाँ से कोई आदमी चलना शुरू करता है तो कोई आदमी एक फिक्स पॉइंट से, एक बिंदु से 24 किलोमीटर पश्चिम जाता है। तो ये डायरेक्शन ये रहा उसका, ये 24 किलोमीटर पश्चिम यहाँ तक आया। ठीक है, फिर ये आदमी क्या करता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है। वहीं से उसी डायरेक्शन से उत्तर की ओर कितना किलोमीटर जाता है, 10 मीटर जाता है। इधर 24 मीटर आया, इधर क्या 10 मीटर आया। ठीक है, तो फाइनली बोर्ड सवाल में पूछ रहा है वो आदमी अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी, ये बिंदु और ये बिंदु, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो यहाँ अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे एक फिगर तैयार हो गया। और ये एक किस टाइप का फिगर है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्रीज के ऑपोजिट का साइड जो होता है वो इसका कर्ण होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन तीनों भुजा में जो संबंध होता है उसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो हम इससे हम ये यहाँ इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे, h² बराबर p² जोड़ b²। तो h² बराबर क्या था, √p² प्लस b²। और यहाँ पे p का वैल्यू दिया हुआ है, या तो 24 मान लो या 10 मान लो, कोई भी मानो चलेगा, 10। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये होता 576 मीटर और ये हो जाता 100 मीटर स्क्वायर। तो टोटल मिला के हो जाता 676 मीटर स्क्वायर। और इसको फाइनली सॉल्यूशन करने के बाद हमें प्राप्त होता 26 मीटर स्क्वायर, 26 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 26 मीटर होगा। वो आदमी वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 26 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो इसका जो सही आंसर है वो 26 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है 3.27 ये एक स्पीड एक्टिंग है। ठीक है, और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक पूर्णांक। ऑप्शन नंबर बी एक परिमेय संख्या। और ऑप्शन नंबर सी एक प्राकृतिक संख्या।
और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये जो नंबर जो दिया हुआ ये ऊपर में 3.27 पर एक्टिंग, ठीक है, ये अशांत आवर्ती संख्या में है। और अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हमेशा परिमेय होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन है 6/15। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शांत, ऑप्शन बी में दिया हुआ अशांत, ऑप्शन सी आवर्ती, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसे चेक करना ये शांत है या अशांत है, मतलब 6/15। तो इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 0.4 आता है, 0.4 आता है। इसका मतलब ये क्या है, शांत है, ये शांत है। या 6 का फैक्टर कर दिया जाए, 6 का फैक्टर करेंगे तो ये 2 × 3 हो जाएगा और ये 5 × 3 हो जाएगा। 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2/5 बचा। 2/5 बचा तो यहाँ इसका हर में 5 शामिल है, 5 शामिल है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं निम्न में कौन अभाज्य संख्या में, निम्न में कौन अभाज्य संख्या में। तो हम अभाज्य संख्या के बारे में जान चुके हैं। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए में देखें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 11 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 15। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या वैसी संख्या में होती है जो एक और खुद से कटता हो या जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। अगर हम यहाँ 8 का बात करें तो ये ढेर सारा नंबर से कट रहा, मतलब 1 से कटा, 2 से, 4 से और खुद 8 से कटा। दैट मीन्स ये अभाज्य संख्या में नहीं है। सेकेंड बात, ये 1 से कटा, 3 से कटा, 9 से कटा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद इसका बात करें 1 से कटा और ये 11 से कटा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 15 1 से कटा, 3 से कटा और 5 से भी कटा और खुद 15 से कट गया। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है इसका, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक ही इसका ऑप्शन है 11, ऑप्शन नंबर सी इसका सही। चलो अब
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है निम्न में कौन संख्या अपरिमेय है। निम्न में कौन संख्या अपरिमेय, निम्न में कौन संख्या अपरिमेय है। निम्न में कौन संख्या अपरिमेय है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूटन 36/64। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1/√81। और ऑप्शन सी में दिया गया है 3/5। एंड ऑप्शन डी में लिख है -9/47। तो हम जानते हैं कि परिमेय अपरिमेय वो संख्या में होता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसका सॉल्यूशन होता है 6/8। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये 1/9। इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं -9/7। तो सिर्फ ये एक नंबर है सी, इसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 4 - √3 है। ठीक है, 4 - √3 ऑप्शन ए में दिया गया। ऑप्शन ए में है एक परिमेय संख्या। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ऑप्शन बी में लिखा हुआ अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है भिन्न संख्या। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में दिया गया है पूर्णांक। तो 4 ऑप्शन दिया है मेरे पास, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या और पूर्णांक। तो ये नंबर है परिमेय हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर है √3 ये एक अपरिमेय संख्या में। और परिमेय अपरिमेय का योग या घटाव कभी कभी अपरिमेय होता है। तो फाइनली ये जो रिजल्ट है वो अपरिमेय है। ऑल ओवर जो रिजल्ट है यहाँ पे ये क्या है, अपरिमेय संख्या में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है 2 तथा 2.5 ओय apa itu ndak gal meraim tahu kak Pia। क्वेश्चन नंबर 21 दो तथा 2.5। ठीक है, 2 तथा 2.5 के बीच 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है
ऑप्शन ए √11, ऑप्शन बी √5 और ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया गया है ऑप्शन सी 22.5 और ऑप्शन डी 12.5। इस सवाल को बनाने के लिए हम इस दोनों पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम इस दोनों पॉइंट का ही यूज़ करके सवाल को बनाते हैं। 2 तथा 2, इस दोनों पे अगर हम रूट लगाते हैं तो ये 4 हो जाएगा, तथा अगर इस पे रूट लगाते हैं ये 6.25 हो जाएगा। फाइनली इन दोनों के बीच में जो भी नंबर आएगा √4 और √6.25 के बीच में, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है √5 इन दोनों के बीच में आ रहा, सो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। या तो बाय ऑप्शन बी से बना सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं √3 का जो वर्गमूल होगा वो 3 होगा, ठीक है। √5 2 होगा, और इसका 4 होगा, और इसका 3 होगा। तो यही नंबर है √5 जिसका वर्गमूल 2 और 2.5 के बीच आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा √5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 6x⁻y तथा 6x⁻y तथा 12xy के का महत्तम समापवर्तक है। ऑप्शन नंबर ए 6s²y, ऑप्शन बी 6x, ऑप्शन सी 6y and option D 6xy। सबसे पहले 6x⁻y और 12x⁻y, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वही इसका HCF होगा। जो कॉमन फैक्टर है वही इसका HCF होगा। तो इसमें 6 है कॉमन, दोनों इसमें भी 6 इसमें भी 6, इसमें x है और इसमें भी x है। तो मिनिमम कम से कम x, इसमें एक x है, इसमें एक y है। तो फाइनली इसका HCF क्या होने वाला 6xy। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 का क्वेश्चन 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। 64 के वर्गमूल, ठीक है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा।
64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 64, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1/2 और ऑप्शन डी 64 को पावर 2/3। ये तो चलिए सॉल्व करते इसको। सबसे पहले अगर हम 64 का वर्गमूल को निकाल लें, 64 का वर्गमूल तो ये होता है 8 और 64 का घनमूल ये होता है 4। तो फाइनली इन दोनों को बोलेगा 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पे, ठीक है। तो हम इसको भाग दें, 8 को 4 से भाग दें तो हमें मिलता है 2। इसका करेक्ट आंसर है 2, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है √10 गुना √15 √10 गुना √15 बराबर होगा, बराबर है। ऑप्शन ए भी बोला, ऑप्शन ए 5√6, ऑप्शन बी में दिया गया है 6√5, ऑप्शन सी √30 और ऑप्शन डी में दिया गया है √25। इनसे बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस सवाल को बनाएंगे। इस सवाल को बनाना √10 गुना √15 इस चीज़ को हम एक ही रूट के अंदर रख सकते हैं 15, और इस चीज़ को हम आगे तोड़ सकते हैं क्या, 2 गुना 5 और 3 गुना 5। तो फाइनली यहाँ से हम 1 5 निकाल सकते हैं √6, तो 5 √6 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ संख्या 0.3 पर एकरिंग है को P/Q के रूप में जहाँ PQ पूर्णांक है और Q ≠ 0 लिखा जा सकता है। इस वाले नंबर को हम P/Q के रूप में लिखना है। तो ऑप्शन है मेरे पास, तो ऑप्शन में लिखा हुआ ऑप्शन ए में 8/25, ऑप्शन बी में लिखा हुआ 29/90,
ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी 32/99 एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 32/199। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। इसका सही आंसर क्या आता है? 0.32 इस पर रेकरिंग है। तो फाइनली हम जानते हैं, सबसे पहले टोटल नंबर लिख डालेंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डेसिमल के हिसाब से ये डबल 0 आएगा और इसके बाद डेसिमल और रेकरिंग के बीच का डिजिट को हटाना, तो यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसको फाइनली घटाते हैं तो ये 32/99 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ संख्या 23.43 रेकरिंग को P/Q के रूप में, जहाँ PQ पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, संख्या 23.43 को P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ PQ पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 दिया हुआ है। प्रकट किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है 320/99। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 2343 तो 100। ऑप्शन नंबर सी 2343 तो 999 और ऑप्शन नंबर डी 2320/999। ये चलिए अब इस सवाल में देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम टोटल नंबर लिख डालते हैं और इसके उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं जिस पे ये साइन नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे 23 है तो 23 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसका डेसिमल के हिसाब से 2 0 नीचे, एक पे 2 0, इस बीच में सब्ट्रैक्ट 1 होगा, एक इससे सब्ट्रैक्ट होगा। तो फाइनली ये 3 2 3 2 और ये हो गया 99। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 से 16 20 तथा 24 से 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो।
हो वो है। तो मेरे साथ ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए 240, ऑप्शन नंबर बी 1600, ऑप्शन नंबर सी 2400 एंड ऑप्शन नंबर डी 3600। वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हम ज्ञात करना है जो 16, 24 और 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाग हो। जब इस टाइप का सवाल हो तो हम सब इन सारे संख्याओं का लॉस ज्ञात करेंगे। तो हम लॉस कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लॉस ज्ञात करें तो हम ये ना 16 का गुना इसका लॉस ज्ञात करना रफ। तो 16, 20 और 24, तो ये हो जाएगा 8, 10, 12, ये हो जाएगा फिर 4, 5, 6, फिर से लगेगा 2, 2, 5, 3। फाइनल इन सारे को गुना कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचा 80, 80 गुना 3 240, 240 इसका लॉस निकला। लेकिन ये 240 पूर्ण वर्ग नहीं है, 240 पूर्ण वर्ग नहीं है। फाइनली जब इसका फैक्टर करते हैं तो यहाँ हमको 2 यहाँ पे ज़रूरत है हमको 15 का, ठीक है। तो इस वाले नंबर को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब इसका पूर्ण वर्ग पॉसिबल है। इसको 15 से मल्टीपल कर देंगे तो इसका पूरा वर्ग निकल सकता है। तो हम मल्टीपल कर दें इसका, से इसका मल्टीपल 0, 0, 12, 0, 4, 2, 0, 0, 6, 3, 36। फाइनल इसका जो आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी 3600 है। रन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोलता है यदि प्रथम 13,800 13,900 यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। n हमेशा भाज्य होगा। n हमेशा भाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 6, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलो देखते हैं क्या आता है इसका सही ऑप्शन। प्रथम 13,986 आभाज्य संख्या प्रथम 13,000 अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य संख्या का योग बराबर दिया गया है n, तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो एक सम संख्या है। 2 के अलावा बाकी जितना भी संख्या है वो सभी विषम संख्या में। शेष अभाज्य संख्या विषम संख्या है, अर्थात 13,985 विषम अभाज्य संख्या है। 13,985 विषम अभाज्य संख्या में। तो अगर हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, विषम प्लस विषम, तो ये हमेशा क्या बना देता है? सम संख्या। ये हमेशा क्या देगा? सम संख्या। तो मेरे पास इसे 13,984 प्लस एक विषम संख्या, एक विषम अभाज्य संख्या बचे मेरे, एक विषम अभाज्य संख्या, एक विषम अभाज्य संख्या मतलब, लेकिन इन सबको जोड़ेंगे मतलब 13,984, तो ये हमेशा रिजल्ट देगा सम संख्या का। इनका योग हमेशा क्या होगा? सम संख्या में होगा। ठीक है, तो यहाँ सम संख्या में है और एक विषम संख्या में सम और विषम को जोड़ेंगे तो ये हमेशा क्या देगा? विषम संख्या। ये हमेशा क्या देगा? विषम संख्या। यहाँ इन सारे 13,985 विषम अभाज्य संख्या को जोड़े तो इसका रिजल्ट आया विषम संख्या। और यहाँ एक विषम संख्या प्लस मेरे पास दो है जो एक सम संख्या है, और इनको भी जोड़ेंगे तो ये भी रिजल्ट क्या देने वाला हमको? विषम संख्या। तो अगर इसमें ऑप्शन में कोई विषम संख्या होता तो इसका सही आंसर आता कोई विषम संख्या, लेकिन इनमें से न ये है विषम संख्या, न ये है और ना ही ये है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो आंसर आया तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए, प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, जो एक सम संख्या में। शेष अभाज्य संख्या विषम संख्या में, तो अर्थात 13,985 विषम अभाज्य संख्या में अगर 13,985 में से एक हटा दे तो 13,984 बचता है, और इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये एक सम संख्या का परिणाम देता है। ठीक है, सम संख्या का रिजल्ट देता है, और मेरे पास एक विषम संख्या बचता है, और सम संख्या में और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो ये हमेशा क्या होगा? विषम संख्या का रिजल्ट देगा। और मेरे पास ऑलरेडी यहाँ 2 है, ये क्या है? ये सम संख्या में, और विषम जोड़ सम जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा? विषम संख्या में होगा। ये इन 6, 4, 8 ये ऐसा कोई भी नंबर है जो ऐसा नंबर है जो किसी भी विषम संख्या को काट
नहीं सकता है। ठीक है, तो इन टोटल्स का जो योग आने वाला था वो एक विषम संख्या आने वाला था, और ये विषम संख्या हमको डिवाइड नहीं करेगा, ये भी डिवाइड नहीं करेगा और ये भी डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ कोई विषम संख्या में आ जाता तो पॉसिबिलिटी था कि इसका आंसर विषम संख्या में था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य के दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक समापवर्त LCM, लघुत्तम समापवर्त LCM तथा महत्तम समापवर्तक HCF का जोड़ 600 है, 600 है। यदि एक संख्या 280 हो तो एक संख्या में 280 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या होगी या दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए 440, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी में है 20। ठीक है, तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक LCM तथा महत्तम समापवर्तक HCF का योग 600 है, जोड़ 600 है। यदि एक संख्या में 280 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो मेरा ऑप्शन दिया हुआ, तो हम सबसे पहले सवाल को सॉल्व करते हैं और बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, पता करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ठीक है, माना दूसरी संख्या ए है, पहली संख्या दिया हुआ, दूसरी संख्या ए है, पहली संख्या में दिया गया कितना 280 है। LCM ए 280 के LCM 180, इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है।
तो HCF इंटू 280 ना 14 ये गिवन है, ठीक है। साथ ही साथ LCM A 280 जोड़ HCF A 280 बराबर दिया गया है 600। तो हम जानते हैं LCM A 280 किसके बराबर है, HCF A 280 के बराबर। तो हम यहाँ इसे बैठा सकते हैं 14 HCF ना A 280 प्लस HCF A 280 बराबर 600। फाइनल उसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 HCF A 280 बराबर 600। इसलिए HCF बराबर A 280 डिवाइडेड बाय 600, फाइनली ये 40 हो जाएगा। इसका जो HCF निकल के आएगा वो क्या आएगा, 40 आएगा। इस टोटल नंबर का HCF 40 आ गया, इसका HCF कितना गया 40 आ गया। तो अब HCF निकल चुका है तो हम LCM भी निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसका हम LCM भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो LCM होगा वो HCF का 14 गुना है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 40 गुना 14, ये इसका LCM हो गया। अब हमें ज्ञात करना है A। तो हम जानते हैं we know that हम जानते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा, इसका HCF इसका LCM गुना HCF के बराबर होगा। तो पहली एक संख्या A है 280 और एक संख्या A है, हमें A ही ज्ञात करना है। तो LCM कितना दिया हुआ है 40 गुना 14 गुना HCF 40 है। तो अब ये इसको हम काट सकते हैं, ये हो जाएगा 20, फिर इससे हम इसको भी काट सकते हैं 2, ठीक है। A इज़ इक्वल टू 80, ठीक है। तो जो A का जो वैल्यू है, मतलब जो माने हुए थे दूसरी संख्या, वो कितना है 80। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 80। x to the power n plus 1, ठीक है। x to the power n plus 1 का एक गुणांक x plus 1 है, तो n निश्चित रूप से ऑप्शन ए एक विषम संख्या है, एक विषम पूर्णांक है। ऑप्शन बी एक सम पूर्णांक है। और ऑप्शन सी एक ऋणात्मक
पूर्णांक है। और ऑप्शन डी एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए अब चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या आ सकता है। सबसे पहले जो दिया हुआ x⁴n + 1, ये कोई नंबर है और इसका एक गुणांक क्या है, x + 1 है। कहने का मतलब ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने का हम सबसे पहले बाय पुटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। अगर हम पुट n बराबर 0 रखते हैं, देन x⁴ हो जाएगा +1, और ये 1 + 1 तो बना देगा 2। ये जो 2 है एक सम संख्या बन गया। उसी तरह अगर हम पुट n = 1 करें, देन x⁴ 1 हो जाएगा +1, तो फाइनली ये क्या होगा, x + 1। तो एक रखने पर, n का पावर 1 रखने पर ये इसका गुणांक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये 1 रखने पे आ गया इसका n का मान 1 रखने पर। इसी तरह हम पुट n बराबर अगर हम 2 करते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, तो x पे पावर इतना +1, ये x + 1 ये इसका गुणांक नहीं दे रहा है, x² + 1 आ गया। ठीक है, ये इससे डिवाइड हो नहीं रहा। ठीक है, फाइनली अगर चलिए आगे देखते हैं। पुट n = 3 डाल के लिखते हैं, n = 3, तो ये हो जाएगा x पे पावर 3 + 1। तो x पे पावर 3 + 1 हम जानते हैं, तो ये इस पे अगर 3 बैठाते देखिए फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो हम लिखते हैं x + 1 × x² - x + 1। ठीक है, x² - x + 1। तो यहाँ देखिए इसका गुणांक आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए इसका गुणांक आ रहा है। तो फाइनली क्या कंक्लूजन, पुट n का मान 1 रखने पे हुआ, n का मान 3 रखने पे हुआ। अगर हम इसी तरह रखेंगे तो और भी ऐसा कैलकुलेशन आएगा, तो वहाँ पे x + 1 कहीं ना कहीं आएगा। तो वो एक ही स्थिति में पॉसिबल है, जब n बिलोंग्स टू ओड नंबर। ठीक है, जब n कोई विषम संख्या हो, उसका मतलब इसका जो सही ऑप्शन होने आंसर आएगा n एक विषम संख्या होगा। n निश्चित रूप से क्या होगा, एक विषम संख्या होगा।